हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज पॉलिटिकल साइंस की पूर्वावलोकन सीरीज़ में आज का टॉपिक और टारगेट है हमारा लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। और आज है डे 30, यानी आज हम 30वें दिन में लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे आपको मिल सकें। और इसके साथ साथ मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करा रही हूँ, तो वो भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और क्रॉनिकल की सीरीज़ चल रही है मई मंथ की, तो वो भी मैगजीन आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की। और इसके भी सारे टॉपिक वाइज मैंने पॉलिटिकल साइंस भी कराया, तो आप बैक में वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और जल्दी मैं ज्योग्राफी और साइंस और हिंदी शुरू करने वाली हूँ, तो ये फिनिश होते ही फटाक से वो शुरू हो जाएगा। तो वो मैं सॉल्व पेपर्स कराऊंगी, पूर्वावलोकन सीरीज नहीं कराऊंगी, उसमें मैं सॉल्व पेपर कराने वाली हूँ। तो चलिए अभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 में स्वीडन में हुई थी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बुड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं। उपयुक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया है। लोकपाल संस्था का गठन 8 मार्च 2019 में किया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ज्ञात है कि बाद में 1967 में के हनुमंतिया को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय संसद ने लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में हुई। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1970 में पारित किया था, मगर वहां इसे वर्ष 1983 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। वर्ष 1993 में गठित बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से था। राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 28 सितंबर 1993 को अनुच्छेद 123 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। ज्ञात है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से ही प्रभावी किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक सांविधिक निकाय है और इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकने हेतु पात्र बनाता है। आयोग के गैर सदस्यों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया, जिनमें एक महिला होगी। संशोधन अधिनियम 2019 में के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग जनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन पहले से ही इसके सदस्य होते हैं। संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा राष्ट्रीय आयांग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया। ये संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 में किया गया था तथा इसे संसद के 1992 के अधिनियम 17 मई 1992 से प्रभावी के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान करते हुए वर्तमान स्वरूप दिया गया। केंद्र सरकार के द्वारा पहले 5 समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा 27 जनवरी 2014 को जैनों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1970 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग का प्रमुख कार्य था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना। संविधान अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार और उन राज्यों के विधानमंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि के द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 316(1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राज्यपाल को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जो है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे नोट्स खत्म। तो फिनिश। अब हम करते हैं अपने PYQ करते हैं। तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भाई हमारे देश के प्रथम लोकपाल है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। ये याद रखना है कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन बने थे? तो पिनाकी चंद्र घोष बने थे। ठीक है। तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था और इस आयोग का गठन याद कर लीजिए 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया और आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट। अब यहाँ क्या लिखा है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 2019 में। इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया और लोकपाल में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य का प्रावधान है। ठीक है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है। अब सही उत्तर चुने। तो राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो राज्य स्तर पर नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो ये की थी, अरे कहाँ गया, हाँ, भारत की प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है। नेक्स्ट। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है। तो भाई ये भारतीय प्रतिमान क्या है? लोकपाल, जिसके बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट। आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग को। ठीक। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। ठीक है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? तो ये रखा गया था 1968 में। ठीक है। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां पर 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण ये विधेयक व्यक्तिगत हो गया था। नेक्स्ट है लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमें इसमें से सही कथन बताना है। लोकसभा में
4 अगस्त 2011 को इसे पुनर्स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल पुनर्स्थापित किया गया था। श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनर्स्थापित किया गया था, नहीं। इसे किसके द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था? इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था, बिल्कुल इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है आपका, और आगे देख लेते हैं कहाँ गया। चौथा है सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया, बिल्कुल। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री वी नारायण सामी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात इसे संसद की क्रमिक लोक शिकायत तथा विधि एवं न्याय पर स्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा इसे कमजोर माना गया था, ठीक है। और बाद में लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित विधेयक लोकपाल और लोकपाल अधिनियम 2013 के रूप में 1 जनवरी 2014 से कानून का रूप ले चुका है। अब बात करते हैं लोकपाल बिल। तो लोकपाल बिल का मसविदा यानी कि आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में कौन शामिल है? तो भाई शामिल है अन्ना हजारे, ठीक है, संतोष हेगड़े और शांति भूषण, 3 लोग। तो नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसविदा यानी कि आलेख तैयार करने वाली समिति में 5 सदस्य थे, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, एन संतोष हेगड़े और प्रशांत भूषण। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? तो सबसे पहले कहाँ पर हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है। तो भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान 1970 में पारित किया था, लेकिन वहां ये संस्था 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना करी? तो वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ये प्रस्तुत करता है राज्यपाल को, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी है? तो 8 वर्ष की है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पदधारण अवधि जिसके पदधारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के तरह इसकी पदधारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। साथ ही इसके उत्तरदायित्व के पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तराखंड। तो 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड है। किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया? तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी ले लिया गया है, ठीक है। अब नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण आर कहते हैं। तो चलो इनको देख लेते हैं। तो कथन है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है और अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो भाई ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं। अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है तथा अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक, ठीक है। क्योंकि इसका गठन संसद के द्वारा अधिनियम अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत सरकार ने 5 समुदायों तथा यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है, ठीक। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में सर्वाधिक दर्जा दिया गया। भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है।
तो भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। 5 समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 समुदायों मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया। 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार के द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 के संसदीय अधिनियम के तहत सांविधिक दर्जा दिया था, जिसका गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 1978 में किया गया था। अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा समुदाय पारसी समुदाय है, किंतु इससे भी छोटे अनेक धार्मिक समुदाय विद्यमान हैं जिन्हें यद्यपि की मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में 2014 से पूर्व तक जहां कथन 1 और 4 सही थे, वहीं वर्तमान में केवल कथन 4 ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट। वोरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। वोरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए जुलाई 1993 में तत्कालीन गृह सचिव एन वोरा की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में सौंपी थी। उस समिति का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। तो ये है वोरा समिति। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने करी? तो ये करी है राज मन्नार आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये करता है उद्देशिका, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। नेक्स्ट। तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया। भारतीय संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 29 में विशेष रूप से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य प्रतिबिंबित होते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेदों का वर्णन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 अनुच्छेद है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया। 10 दिसंबर मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। तो 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की गई। इस दिवस की औपचारिक स्थापना महासभा के द्वारा 1950 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, यूएन दिवस 24 अक्टूबर को और मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल। तो मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? तो ये निजता का अधिकार जो है इसमें नहीं आता है। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता आता है, जीवन स्वतंत्रता का अधिकार आता है और शिक्षा का अधिकार आता है। ठीक है, किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को। ठीक है, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत। नेक्स्ट। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शहर का अधिकार, शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम और सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। और शहर का अधिकार का आशय ये है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं करेगा। नेक्स्ट। 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। तो ये जारी किया गया था 123 के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो ये दी गई है धारा 2M में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्य के सशस्त्र बल शामिल नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का सभापति जो है वो सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाले समिति का कौन सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा का सभापति नहीं है। नेक्स्ट, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का पदेन सदस्य नहीं है भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन में स्टार बना तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है आपका 3 वर्ष का। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पदग्रहण की तारीख से कितनी होती है? तो हमने कितनी पढ़ी थी? 5 वर्ष की। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी स्टार लगा हुआ है, स्टार वाले क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वो व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। तो ये है आपका ए सही है इसमें। ठीक है, और आर आपका गलत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो यह अधिकृत है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो राज्यपाल शामिल नहीं होंगे भाई, क्योंकि ये नियुक्ति करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पश्चात। ठीक है। राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? तो राज्यपाल को है। ठीक। कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करता है राज्य सरकार। आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग के द्वारा नियुक्ति या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। तो ये समझा जाता है लोक सेवक। मानव अधिकार न्यायालयों के मामलों में संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179 की 88 और 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है सिविल न्यायालय। ठीक है। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्व प्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। ठीक है। कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ये मानवाधिकार आयोग आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है। एक ही परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सही सुमेलित नहीं है। तो आपका भाई अंतर्राज्य परिषद 1990 तो सुमेलित है। ठीक। राष्ट्रीय विकास परिषद आपका सुमेलित नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। ठीक है। तो आपका जो ये राष्ट्रीय विकास परिषद है ये आपका 1952 है। ठीक है। नेक्स्ट, अरे यार क्या हो जाता है, एक सेकंड। संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्ति राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी और इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. वेंकट चलैया कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था कि अध्यक्ष कौन है?
तो इसके अध्यक्ष हैं M.N. वेंकटचलैया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है भाई? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, तो इस समय है शिवदास मीणा वर्तमान में। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वो था मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पे की गई? तो ये संथानम समिति की अनुशंसा पे की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो ये इसमें से तो कोई नहीं है, तो मैं आपको बता दूं केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 करता है, गठन हुआ था, ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सही सुमेलित है 1963, और आपका भ्रष्टाचार सतर्कता आयोग भी सही सुमेलित है, ठीक है। ये दोनों आपके रॉन्ग है। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले हैं मोरारजी देसाई। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये 1980 में प्रस्तुत की गई थी। 1990 में अनुसूचित जाति अनुसूचित राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। तो क्या कारण नहीं है? तो धार्मिक कारण नहीं है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के तहत। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? तो इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। सही विकल्प चुनो। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो 317 के अंतर्गत। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। पदाधिकारियों को हटाने में संसद कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये होती है आपकी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता? तो सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर, ठीक है। किस राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है राज्य की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो ये होते हैं राज्य की संचित निधि पर भारित, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, ठीक है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम में हुई थी? वो कौन सा था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? तो रोज बैथ्यू। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो लोक नीति को कार्यान्वित करने का अभिकरण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 310। नेक्स्ट और लास्ट, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2004 में। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे आपको ये सारे नोट्स करवा दिए हैं। तो अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ अस्थायी विशेष प्रावधान में। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपके ये वीडियो यूजफुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें स्टडी विद अनु को और बने रहें मेरे चैनल के साथ में कनेक्टेड रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।